हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई के सामान्य अध्ययन यानी जीएस में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ था और जो री एग्जाम हुआ था उसमें जो जीएस में ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इसमें पीआरटी के समान अध्ययन में जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न शामिल हैं। 6 to 8 के समान अध्ययन जो 40 नंबर का समान अध्ययन पूछा जाता है उसमें जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। टीजीटी और पीजीटी के समान अध्ययन में भूगोल यानी ज्योग्राफी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में वो सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। दोस्तों, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8, चाहे टीजीटी और पीजीटी की, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ का मूल्य है मात्र 21 रुपए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया, जो री एग्जाम हुआ था पीआरटी में पूछा गया है, और बीपीएससी टीआरई 2 में भी यह प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में। तो रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल के साथ सीमा साझा करता है भारत, म्यांमार हो गया, ठीक है, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जिसके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1643 किलोमीटर की लगती है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जो कि क्या है, सबसे कम है। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ ये भी पूछा जाता है कितनी किलोमीटर सीमा? तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको मिलेगा 15,200 किलोमीटर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15,106.7 या 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, और भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है। ठीक है, और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक, भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने पढ़ा स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? तो 7 देशों के साथ। और समुद्री सीमा यानी जलीय सीमा कितने देशों के साथ? तो 2 देशों के साथ। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव के साथ सीमा साझा करता है भारत, समुद्री सीमा।
भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। भारत की समुद्री सीमा या जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। और यह सीमा 9 राज्यों से गुजरती है। इंपॉर्टेंट है। भारत के 9 राज्य जो हैं ये जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य है ये भी ध्यान रखिएगा। मैप में देखिए, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गोवा है, ठीक, उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 भारतीय राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, जिनकी सीमा जल से लगती है या समुद्र से लगती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 हो गया आपका स्थलीय सीमा, स्थलीय देश हो गए, और 2 हो गए आपका समुद्री देश, जैसे आपका श्रीलंका और मालदीव। तो टोटल पड़ोसी देश कितने हो गए भारत के? तो 9 हो गए। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। और समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है भारत की? तो 7,516.6 किलोमीटर। और 9 राज्य हैं जो जिनकी सीमा जल से लगती है। इन राज्यों के नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। नेक्स्ट है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय मानक समय रेखा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये देखिए, ये आपका क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है। और ये जो रेखा जा रही है कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? उसे कर्क रेखा कहा जाता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? उसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है उसे क्या करते हैं? भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों के नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए व्याख्या को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आपको इलाहाबाद के नए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से ये होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच माध्य रेखा यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और इससे जो है कितना आगे है भारत की जो समय रेखा है? तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा और जो कर्क रेखा है आपस में एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? एक दूसरे को तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। छत्तीसगढ़ में कहां पे? तो सूरजपुर। और किस जिले में है ये? तो कोरिया जिले में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय रेखा यानी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और जो कर्क रेखा है ये एक दूसरे को कहाँ काटती है? देखिए यहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है एक दूसरे को, यहाँ पे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के पूछा जाए कहाँ पे? तो सूरजपुर। और जिला पूछा जाए तो कोरिया जिले में। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा बघेलखंड पठार पर एक दूसरे को काटती हैं। ये देखिए 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा ये किस पठार में काटती हैं एक दूसरे को? तो बघेलखंड पठार में ये एक दूसरे को काटती हैं। यहीं पे आपका बघेलखंड का पठार है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। दो जो आपका भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये वाला करा किसका भाग है ये? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का यह भाग है। ये पीजीटी में पूछा गया था। देखिए, पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भूभाग था। जो गोंडवाना लैंड था ये प्राचीन सुपर महाद्वीप जो पैंजिया महाद्वीप था उसका दक्षिणी हिस्सा था। और ये जो गोंडवाना है ये पैंजिया महाद्वीप का हिस्सा था। पैंजिया के उत्तरी हिस्सों को अंगारा लैंड और अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहा जाता था। जो पैंजिया का उत्तरी हिस्सा था उसे क्या कहा जाता है? उसे लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहा जाता था।
और जो दक्षिणी हिस्सा था उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। गोंडवाना लैंड में भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। महाद्वीपीय बहाव और प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के मुताबिक गोंडवाना लैंड के कुछ हिस्से अलग हो गए और भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए पहले क्या था, पहले सिर्फ एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया महाद्वीप। अब कुछ समय बाद ये जब टूटा तो ये दो भागों में टूटा, एक लॉरेंसिया जिसे अंगारा लैंड कहा जाता है और दूसरा आपका गोंडवाना लैंड है। ठीक है, लॉरेंसिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया आते हैं और गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आते हैं। ठीक है, और जब ये गोंडवाना लैंड भी बाद में टूटा तो ये देखिए यहाँ पे जो इंडिया पहले यहाँ पे था, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पे चला आया, ये वर्तमान स्थिति है। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया ये प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इस मैप को तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। प्रश्न ये पूछा गया था लेकिन बीपीएससी के द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ऑप्शन सही नहीं दिए गए थे। ठीक है, इसे डिलीट कर दिया गया था, टीआरई 3 में पूछा गया था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था ये। ठीक है, टीजीटी का प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, उसे मकर रेखा कहा जाता है। और जो बीच में रेखा है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है कौन सा, तो आइजोल स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइजोल। देखते हैं, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा की दक्षिण में स्थित है। देखिए आइजोल देखो मिजोरम की राजधानी है जो यहाँ पे स्थित है। देखिए ये कर्क रेखा जा रहा है और यहाँ पे मिजोरम आइजोल स्थित है। ठीक है, उत्तर में है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप में देखिएगा, गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात थोड़ा सा यहाँ पे देखिए राजस्थान के साथ भी सीमा लगती है इसकी, मतलब राजस्थान से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश हो गया आपका। ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। कृषि ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है कौन सा, तो ऑप्शन बी मालवा का पठार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालवा का पठार। देखते हैं इसको, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। तो सबसे ज्यादा किसको आच्छादित करती है, तो मालवा के पठार को। देखिए कर्क रेखा लगभग यहाँ से होकर गुजरती है, तो ये मालवा के पठार के बीच से होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये पठार भी, इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पे कौन सा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा इनमें से, तो जैसलमेर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 10 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा यानी कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। कराए कितने राज्यों की समान सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है, तो इसका राइट समान पूछा है, इसमें कॉमन बॉर्डर कराए कि जो पाकिस्तान से भी लगता हो और बांग्लादेश से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऊपर में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको समझते हैं, देखिए पाकिस्तान देखिए यहाँ पे है।
ठीक है, और बांग्लादेश यहाँ पे है। तो कोई कॉमन बॉर्डर थोड़ी ना है यहाँ पे, देखिए दूर दूर है दोनों, कॉमन बॉर्डर है ही नहीं। भारत की सीमा 9 देशों से लगती है, अभी मैंने बताया 9 देश, जिसमें 7 क्या है आपका स्थलीय देश है और 2 क्या है समुद्री देश है। समुद्री देश में आपका श्रीलंका है और मालदीव है। जो पाकिस्तान की सीमा है ये 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, देखिए ये आपका पाकिस्तान है, ये है यहाँ पे देखिए ये लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख हो गया यहाँ पे। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद ये पंजाब है, पंजाब के बाद ये राजस्थान है और ये गुजरात है। ठीक है, तो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होकर गुजरती है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा भी 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? तो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से लगती है। ठीक, और भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ के बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है इन दोनों का। देखिए, पड़ोसी देशों और उनसे सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, चीन के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मैप में भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ये चीन है, ठीक है, चीन है। तो किसकी सीमा लगती है? चीन के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? यहाँ पे ये लद्दाख हो गया, ठीक, लद्दाख के बाद आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड के बाद आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम हो गया। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो गया। नेपाल के साथ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। नेपाल के साथ देखिए ये आपका नेपाल है, यहाँ पे ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये सिक्किम है। ठीक है, तो ये जो है 5 हो गए और पश्चिम बंगाल भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भूटान के साथ सिक्किम की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, ये लद्दाख है, लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? कह रहा सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो ये 93 मिलियन, ठीक है, 93 मिलियन मील। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान है पृथ्वी का? तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? तो बुध है, बुध के बाद शुक्र है, उसके बाद कौन सा है? तो पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, इंपॉर्टेंट है ये। सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने तक कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, और सूर्य से आने वाली ऊर्जा ही पृथ्वी पर अधिकांश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। और सूर्य एक पीला तारा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके टीआरई में पूछा गया है। सूर्य एक कैसा तारा है? तो सूर्य एक पीला तारा है। ठीक है, जिसपे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और कोई सुझाव भी हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर आपने पिछली हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसी तरह हम लोग जो है पॉलिटी की क्लास देखेंगे, साइंस और ईवीएस की क्लास को भी देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कराए
भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पीजीटी का प्रश्न है। देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार इस प्रकार है। महान मैदान लगभग 43.2% है। पठार की बात करें तो 27.7% है। और पहाड़ी की बात करें 18.5% है। ऊंचे पर्वत की बात करें तो 10.6% है। इसलिए कोई विकल्प सही नहीं था उसमें। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? अगर भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है तो लगभग 29% है, लेकिन इसमें बीपीएससी ने 30 माना था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के भू आकृतियों का बंटवारा की बात करें तो पर्वत इसमें लगभग 29% है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, इसमें पर्वत में दोनों आ जाते हैं, पहाड़ी और पर्वत, इन दोनों को मिला देंगे तो लगभग 29% बनेगा, जिसमें पहाड़ी 18 है और जो पर्वत 10% है। पर्वत जो है 29% है। पठार कितना है तो लगभग 28%, 27 कुछ है, जिसमें 28 माना जाता है। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी हमारे कुल भूभाग का कितना है, 43% भाग क्या है, मैदान है। नेक्स्ट, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? करा केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। देखिए ये आपका क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि है, ठीक है। करा इसका जो पश्चिमी भाग है मालवा का पठार, अभी हमने मैप में देखा था मालवा का पठार यहाँ पर था, ठीक है। और ये इसका क्या हुआ, पश्चिम भाग, इधर पश्चिम पड़ता है, इधर पूर्व है, तो ये आपका सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। या दक्कन का पठार का भाग है, या दक्कन के पठार का भाग है, ये क्या आपका गलत है, ठीक है। और यह अरावली से घिरा है, ये अरावली से घिरा है, यहाँ पे देखिए अरावली पर्वत यहीं पे है, ठीक है। तो ये अरावली से घिरा है, ये सही है, ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, ऊपर में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दक्कन का पठार देखिए यहाँ पे है। प्रादीपी पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा के पठार के एक बड़े क्षेत्र को आच्छादित करता है, मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। जो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा के पठार के बड़े क्षेत्र को आच्छादित करता है, उसे मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। देखिए भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसके जो उत्तरी भाग है उसे क्या कहते हैं, उसे केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि अरावली से घिरा है तथा इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। केंद्रीय उच्च भूमि में मारवाड़ उच्च क्षेत्र, मध्य भारत पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार और छोटा नागपुर पठार इसमें शामिल है। मालवा के पठार अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए इसका आंसर बीपीएससी ने K2 माना है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, K2। देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन यानी K2 है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में अगर पूछा जाए तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और इस शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह भारत के नियंत्रित क्षेत्र में नहीं है, बल्कि ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है। ये पीओके में है, लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। पीओके को भारत अपना हिस्सा मानता है, पाकिस्तान अपना मानता है, ठीक है। और उसी की काराकोरम श्रेणी में ये गाडविन ऑस्टिन स्थित है। जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। जो ये गाडविन ऑस्टिन है ये पीओके में है, लेकिन अगर पूछा भारत में वास्तविक रूप से कौन सा है तो कंचनजंगा है, ठीक है। कंचनजंगा किस राज्य में है तो सिक्किम राज्य में है। सिक्किम के उत्तर भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है ये कंचनजंगा। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और 8,586 मीटर यानी 28,169 फीट की ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से महज 262 मीटर कम है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी है तो इसमें से महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
महेंद्रगिरी। ये पीजीटी का प्रश्न है, महेंद्रगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्प में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपत जिले में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। महेंद्रगिरी ये उड़ीसा के गजपत जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। देखिए अगर महेंद्रगिरी ऑप्शन में ना हो और छिंदगीड़ा ऑप्शन में हो तो छिंदगीड़ा भी लगा सकते हैं आप लोग। देखिए जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, छिंदागीड़ा, जिसे अरमा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है, जिसे सीतम्मा कोंडा और अरमा कोंडा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं आपको छिंदगीड़ा मिलेगा, कहीं कहीं महेंद्रगिरी मिलेगा, लेकिन इसमें बीपीएससी ने महेंद्रगिरी माना है तो ठीक है, जो कि करेक्ट है। अगर छिंदगीड़ा भी मिले तो उसको भी आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन में। नोट ध्यान रखिएगा, अगर बात करें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, कौन सा क्रम पूछा है, उत्तर से दक्षिण पूछा है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर में कौन सा है, काराकोरम है। काराकोरम के बाद उसके बाद कौन सा है, उसके बाद लद्दाख है। लद्दाख के बाद कौन सा, जास्कर है। उसके बाद पीर पंजाल है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर पे काराकोरम होगा, यानी 2 होना चाहिए। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद 4, फिर 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे ऊपर उत्तर में कौन है, काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी के बाद कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। देखिए ज्योग्राफी के लगभग जितने प्रश्न हैं लगभग एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। लद्दाख हो गया। उसके बाद कौन सी श्रेणी है, उसके बाद जास्कर श्रेणी है, ठीक है। जास्कर श्रेणी के बाद पीर पंजाल है और पीर पंजाल के बाद कौन सी है तो शिवालिक श्रेणी है। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसके बाद कौन सी है यहाँ पे, ये शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। ये तो उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया। अगर दक्षिण से पूछा जाए तो पहले शिवालिक, फिर पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, अगर दक्षिण से पूछा जाए। देखिए देखिए प्रश्न आया भी है, टीआरई 3 में पूछा गया था 1 to 5 में। इसको बहुत लोगों ने गलत किया था क्योंकि इसमें पूछा था दक्षिण से उत्तर। देखिए निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। यहाँ पे दक्षिण से पूछा, यानी इधर से पूछा था, इधर से। तो इसमें पहले शिवालिक आता है, उसके बाद पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। तो इसमें सबसे पहले पीर पंजाल हो जाएगा, फिर जास्कर हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, सबसे उत्तर में काराकोरम। दक्षिण से पूछा है ना, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। मालनाड का क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक का पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए कर्नाटक का पठार है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये सारे पठार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। ये आपका क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि है, ठीक है। और ये दक्कन दक्कन का पठार है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दक्कन के पठार में कर्नाटक का पठार हो गया, ठीक है, तेलंगाना पठार, ये सारे आते हैं इसमें। मालनाड क्षेत्र का संबंध कर्नाटक के पठार से है। कर्नाटक का पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है, ठीक है। ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। इसे मैसूर पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। यह पठार जो है ये ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण करनाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम पे किया गया है। और कन्नड़ में मलनाड का अर्थ होता है पहाड़ी देश, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अगर काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है, तो ये कपास के लिए उपजाऊ होती है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमायूं हिमालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में हैं।
गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। कुमायूं हिमालय, देखिए नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन की बात करते हैं तो पहला आपका पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये सिंधु और सतलज नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदी के बीच है। इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है, सतलज नदी, यहाँ सतलज नदी है, ठीक है। ये सॉरी, ये सिंधु नदी है, सतलज नदी है, काली रिवर है, ये तिस्ता रिवर है, और ये आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र या दिहांग रिवर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसके बांटा गया है। सिंधु और सतलज के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और काली और तिस्ता हिमालय के बीच को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कह रहा है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी है, ऑप्शन सी, सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, ठीक है। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है सोन नदी, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। यमुना की बात करते हैं तो यमुना गंगा नदी की दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से, ये देखिए आपका ये गंगा नदी है, ठीक, ये गंगा नदी है। गंगा की सहायक नदी है यमुना, यमुना यहाँ से सहायक नदी है, ठीक है। ये देखिए सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं गंगा की। गंगा से जो उत्तर की ओर नदियां मिलती, उत्तर से आके नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखिए रामगंगा हो गया आपका, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब उत्तर से आके मिलती है, ठीक है। दक्षिण से बात करते हैं, यमुना नदी आके मिलती है इधर से, ठीक है। और इधर ये आपका सोन नदी हो गया। और यमुना की सहायक नदी की बात करें तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये यमुना की सहायक नदी है। इसको देखिए यहाँ पे यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी आपका चंबल हो गया, ठीक है, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन नदी हो गया। और जो यमुना है ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और गंगा की, ये गंगा है, गंगा में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं उत्तर की ओर से? तो गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, ठीक है, कोसी नदी हो गया, महानंदा नदी हो गया, ये सब जो है उत्तर से मिलती है। और दक्षिण से यमुना मिलती है इधर से आके यहाँ, फिर ये सोन नदी मिलती है। नेक्स्ट है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी, तो ये केरल में स्थित है, ऑप्शन सी, केरल में स्थित है शांत घाटी। एक है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कारगिल किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? कारगिल जो है किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? ये पीआरटी में पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था टीआरई 3 का, तो ये हो जाएगा आपका सुरू नदी, ऑप्शन ए, सुरू नदी। कारगिल सुरू नदी किनारे स्थित है। सुरू नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। जो सुरू नदी है किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। भारत के कई शहर नदियों के किनारे बसे हैं, जैसे कि हरिद्वार जो है ये गंगा नदी किनारे है, लखनऊ गोमती के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, इंपॉर्टेंट है ये, अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, तापी जो सूरत है तापी नदी किनारे है, आगरा यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी, श्रीनगर ये इंपॉर्टेंट है झेलम नदी किनारे है, कटक महानदी, और कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? किस नदी किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो हुगली नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए, हुगली नदी। ये भी पीआरटी में पूछा गया था। पश्चिम बंगाल सरकार हुगली नदी के किनारे को टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, गंगा नदी फरक्का नामक स्थान पर आकर जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी शाखा हुगली नदी के रूप में कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
हुगली नदी किनारे कोलकाता शहर बसा है और कोलकाता बंदरगाह स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में बहती हुई हुगली नदी को भागीरथी हुगली, गंगा और कटी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब फरक्का के पास आती है जो गंगा नदी है, यहाँ पे दो भागों में, एक तो यहाँ पे बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरा हुगली के रूप में यहाँ पे बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। और जो बांग्लादेश में गंगा नदी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे पद्मा कहा जाता है। ठीक है, और जो भारत में है वो हुगली है। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बाल्टोरो हिमनद जो है, पूछ रहा है कहाँ अवस्थित है, तो ये काराकोरम रेंज में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, काराकोरम। ये 628 में पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हो गया था। बाल्टोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बाल्टिस्तान उपक्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किलोमीटर लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। बस ध्यान रखिएगा, काराकोरम रेंज में यह स्थित है। नेक्स्ट, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है। करा जो है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है सोन नदी। पूछ रहा कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ी पर, तो ये मैकाल श्रेणी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैकाल श्रेणी है ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। ठीक है, देखिए उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। अमरकंटक एक पवित्र शहर व गंतव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जो ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है ये सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी भाग है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है मैकाल जो है ये सतपुड़ा रेंज का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो ये भारत के मध्य में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर पठार तक यह स्थित है सतपुड़ा रेंज। यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ियां जो महाकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। महाकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम हुआ। देखिए जो सतपुड़ा रेंज है, देखिए यहाँ पे सतपुड़ा रेंज यहाँ पे है। ठीक है, ये क्रम ध्यान रखिएगा। विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल के बाद जो है नर्मदा नदी यहाँ पे बीच में बहती है, उसके बाद सतपुड़ा रेंज है और उसके बाद ताप्ती नदी बहती है। ये भी पूछा जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। और ये जो सतपुड़ा रेंज है ये इसके 3 भाग हैं। एक तो आपका हो गया राजपीपला पहाड़ी, दूसरा महादेव पहाड़ी और तीसरा आपका मैकाल पहाड़ी। ठीक है, ये भाग है। जो महादेव पहाड़ी है इस पर जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ इसी पर स्थित है। और मैकाल पहाड़ी पर जो है अमरकंटक स्थित है। और अमरकंटक जो है मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है और यहीं से जो है अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। और कौन सी नदी निकलती है, तो सोन नदी निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, ये तीनों जो है सतपुड़ा रेंज का भाग है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। और जो धूपगढ़ है ये जो है महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और जो मैकाल पहाड़ी है इस पर जो है अमरकंटक पहाड़ी स्थित है। अमरकंटक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक श्रेणी की ऊंचाई है 1065 मीटर और यहीं से नर्मदा व सोन नदी निकलती है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है, तो ये अभी मैंने बताया था प्रयागराज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित कौन कौन शहर है, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, हरिद्वार हो गया। ठीक, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोमुख हिमालय से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई 2525 किलोमीटर है। मुहाना कहाँ पे यानी कहाँ पे जाकर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है और गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर यह गुजरती है। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के साथ सीमा साझा कर बनाती है, सॉरी सीमा बनाती है, कौन सी नदी, तो काली नदी बनाती है। ऑप्शन सी 628 में पूछा गया था जब री एग्जाम हुआ था TRE 3 का। देखिए, काली नदी अथवा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सुगौली सुगौली की जो संधि थी, इसके तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की सीमा
नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी? इसके साथ जो है नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। चाप झील या ऑक्सबो झील पाई जाती है? चाप झील या ऑक्सबो झील पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी घाटियों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाप झील या ऑक्सबो झील कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी। चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपर्दन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों को विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से जो है गोखुर झील या चापाकार झील, इसी को ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। देखिए देखिए ये देखिए नदी पहले ऐसे बह रही है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में ऐसे बह रही है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये फिर नदी धीरे धीरे क्या हो जाता है, विसर्प का निर्माण होता है। धीरे धीरे ये भाग कट जाता है, नदी फिर ऐसे बहने लगती है और ये जो भाग होता है ये अलग हो जाता है और ये गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। और इसी को चापाकार झील कहा जाता है, इसी को ऑक्सबो लेक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ मिलती है? जो चिनाब नदी है अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये मिथनकोट में मिलती है, पाकिस्तान में है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथानकोट में। ऑप्शन ए। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडे में मिलने से बनती है। ये जो है चंद्र और भागा नदियों के मिलने से बनती है चिनाब नदी। यह अखनूर जो जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। या मिथानकोट जो पाकिस्तान में है के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं कौन सी हैं? बगलिहार है, सलाल है और दुलहस्ती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? बगलिहार है, सलाल है और दुलहस्ती परियोजना है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देख लीजिए, ये सिंधु नदी है। यहाँ से देखिए सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये दामचोक से होकर भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास से होकर ये निकलती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यहाँ से होते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सहायक नदी ये कौन सी नदी? ये है चिनाब नदी है। यहाँ पे चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए झेलम नदी आके चेनाब में मिलती है, जो बेरीनाग झील से निकलती है। उसके बाद रावी नदी भी आपके आके चेनाब में मिलती है और रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलता है, ठीक है। और सतलज की बात करते हैं, सतलज भी जाके चेनाब में मिलती है। और ये जो है सतलज कहाँ से निकलती है? राकस्ताल झील से निकलती है, तिब्बत से। और ब्यास नदी की बात करें, ब्यास जो है ब्यासकुंड से निकलती है और ये सतलज में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो ये पंच नदियां ध्यान रखी गई। झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलुज हो गया। ये सब जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं, ये सिंधु नदी तंत्र हैं, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और सिंधु नदी को जो है तिब्बत में शेरमुख या सिंधी कब्बान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण यहाँ पे होगा क्षेत्र किसका है? तो पुनानी नदी का है, पुनानी नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनानी नदी। टीजीटी में पूछा गया था। दी गई नदियों में पुनानी नदी यानी इसे भरत पूजा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पुनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5397 वर्ग किलोमीटर है। भरत पूजा जिसे नीला नदी या पुनानी नदी के रूप में जाना जाता है, भारतीय राज्यों तमिलनाडु और केरल में एक नदी है जो 209 किलोमीटर की लंबाई के साथ या पेरियार के बाद केरल से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी? पेरियार है, उसके बाद पुनानी नदी है। नेक्स्ट, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए 69 बीपीएससी प्रीम 2023 में पूछा गया था, टीआरई 2 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, पीआरटी में। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है, ऑप्शन सी 30 मीटर। कोसी मैदान की माध्य तल से समुद्र ऊंचाई औसत ऊंचाई 30 मीटर है।
कोसी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलने और बिहार के भीमनगर से होकर भारत में प्रवेश करती है। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार के भीमनगर से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ बिहार के बड़े पैमाने पर तबाही मचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। कोसी नदी को इसकी 7 सहायक नदियों के कारण इसे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। इसके 7 सहायक नदियां हैं जिसे सप्त कोसी के नाम से इसे जाना जाता है। कौन कौन सी नदी है? इंद्रावती हो गया, सुन कोसी या भोट कोसी, ताबक कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तमार कोसी। ये 7 जो है सहायक नदियां हैं, इसीलिए जो है कोसी नदी को सप्त कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।